चुड़ैल का विशाल एप्पल हाउस। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय धरती के ऊपर एक बहुत ही भयानक हलचल महसूस होती है। तभी गांव के बीचों बीच धरती के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल एप्पल हाउस निकलकर बाहर आता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इस गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। इतनी रात के समय हलचल की वजह से गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घर से निकलकर बाहर आकर देखने लगते हैं। अरे भाई, कौन है ये इतनी रात को है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? अरे थोड़ा सा सुकून नहीं लेने देते ये गांव वाले। जैसे ही ओम प्रकाश अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसे गांव में एक बहुत बड़ा विशाल एप्पल हाउस दिखाई देता है, जिसके बाहर एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देखते ही ओम प्रकाश कहता है, हे भगवान, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? किसी सपने में तो नहीं। एक काम करता हूँ, अपने हाथ पर एक चूटी काट कर देखता हूँ। जैसे ही ओम प्रकाश अपने हाथ पर चूटी काट कर देखता है, उसे बहुत बुरी तरह दर्द महसूस होता है, जिसके बाद वो कहता है, अरे अरे राम 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 राम, ये कोई सपना नहीं, ये तो हकीकत है। अरे मेरे सामने सच में एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी है। आखिर ये इतने बड़े एप्पल हाउस से चुड़ैल कैसे निकली और ये एप्पल हाउस कहाँ से आया? तभी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, आ गए तुम सब गांव वालों, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तुम लोगों ने मुझे बेवजह ही मार दिया, आज मैं तुम सभी को मारूंगी। अरे ओ चुड़ैल की अम्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आने की? और तू ये क्या बकवास करी जा रही है? भला हमें क्यों अपनी मौत का भागीदारी बना रही है? अरे अम्मा, तुम क्यों बोल रही हो? चुप हो जाओ, चलो घर के भीतर चलो, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी को मार देगी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो मैं उसे वहीं के वहीं खत्म कर दूंगी। इसीलिए बिना मेरी इजाजत के तुम में से कोई भी नहीं हिलेगा। तभी गांव के कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में जाने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा उन सभी को 440 वोल्ट का झटका लगाती है, जिसके बाद वो सभी वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। आज देखती हूँ तुम गांव वाले मुझसे बचकर कैसे भागोगे। तभी एक घर की खिड़की से एक छोटी सी निशा नाम की बच्ची ये सब झांक कर देख रही थी। वो बहुत ही बुरी तरह डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल एक एक करके गांव के सभी लोगों को मारने लगती है। लेकिन जैसे ही चांदनी रात में चांद की रोशनी चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, वो तड़पने लगती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आई और उसके पास इतना बड़ा विशाल एप्पल हाउस कहाँ से आया? अरे हमें क्या पता माई, हम थोड़ी जानते हैं उस चुड़ैल की बच्ची को। मैं तो कहता हूँ चुड़ैल हमारी गांव में कब्जा करने आई है, इसलिए सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत तुम में से किसी में नहीं है। प्रमोद की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद प्रमोद वहां से चला जाता है। अरे हमें चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये इसी प्रकार हमारे गांव के लोगों को धीरे धीरे करके मार देगी। विशाखा की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, आधी रात के समय फिर से धरती को फाड़कर चुड़ैल का एप्पल हाउस बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से एक चुड़ैल निकलती है और गांव वालों का शिकार करने के लिए चली जाती है। लगता है गांव के सभी लोग मुझसे डर कर छुप गए हैं। इसमें तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। मुझे आज गांव के सभी लोगों के साथ छुपन छुपाई खेलने का मजा आएगा। चुड़ैल गांव के हर एक आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन गांव का हर एक आदमी रंजीत के घर में छुपा होता है। अरे देखिए, ये चुड़ैल सभी भी बाहर घूम रही है, इसलिए मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। अगर चुड़ैल इधर आएगी तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा।
रंजीत की बात मानकर वो सभी लाइट बंद कर देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद उस घर के आगे से चुड़ैल गुजरती है। तभी चुड़ैल को इंसान की खुशबू आने लगती है। लगता है यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। अब जब तक मैं इंसान का खून न पी लूं, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। चुड़ैल एक एक करके पहले ही कई लोगों को मार चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब तक वो गांव के हर एक आदमी को नहीं मार देती, वो वहां से मुक्त नहीं होने वाली थी। इसी घर में छुपे हुए हैं सारे के सारे। यहीं से मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से दरवाजा तोड़ती है, गांव के सभी लोग उसे दिखाई पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो गांव वालों से कहती है, अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चुड़ैल की धमकी से सभी गांव के लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। कोई नहीं बचेगा। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, मेरे होते हुए तो इन गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव के सभी लोग जब तांत्रिक बाबा को देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं। तांत्रिक बाबा को वही मासूम बच्ची लेकर आई थी जो घर में छुपकर बैठी थी। जहां जहां संकट होता है वहां एक तांत्रिक बाबा अपना जाप शुरू कर देता है। इतना कहते ही तांत्रिक बाबा अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप कमजोर महसूस करने लगती है और फर्श पर गिर जाती है। मत कर तांत्रिक ऐसा, तू नहीं जानता इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया है। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ तो मुझे चुपचाप बता दे। अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी और फुटपाथ या सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन किसी ने मुझे भीख नहीं दी और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तभी मेरी नज़र एक एप्पल की रेहड़ी पर पड़ी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। जैसे ही मैंने उस एप्पल को चुराया, वैसे ही वहाँ एप्पल के ठेले का मालिक भी आ गया और कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए, जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिर गया। मैंने तुरंत एप्पल को उठाया और वहाँ से भाग गई। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद मैंने उस एप्पल को खाया, लेकिन उसे खाते ही मैं मर गई। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं वहाँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस लौट आई। तुम्हारी मौत उस एप्पल को खाने से नहीं हुई। तुम्हारी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उस एप्पल के गिरने के बाद एक सांप ने उसके अंदर डंक मार दिया था, जिसका जहर उसके अंदर ही रह गया था और तुम्हारी मृत्यु हो गई। इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दे। इसका मतलब मैं गलतफहमी का शिकार हो गई और मैंने इन बेचारे गांव वालों को इतनी बेरहमी से मारा। आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं मारूंगी और इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने विशाल एप्पल हाउस के साथ वहां से गायब हो जाती है। जादुई सोने के गाय गोबर उपले। निर्मला के पति और बेटे की मृत्यु के बाद निर्मला अपनी विधवा बहू नेहा और अपनी गाय के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और अपनी गाय के दूध और गोबर के उपले बनाकर गांव-गांव में उन्हें बेचकर अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सर्दी पड़ती है, जिसमें उसकी गाय, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद होती है, वो भी अपना दम तोड़ देती है। निर्मला भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। जब उसकी गाय मर जाती है तो वो रोते हुए भगवान से बोलती है, हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि पहले तूने मुझसे मेरे पति और बेटे को एक कार एक्सीडेंट में छीन लिया, और अब जो मेरा आखिरी सहारा बची थी, मेरी गाय, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मुझ बूढ़ी को तो सही से कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब मैं अपनी बहू की देखभाल कैसे करूंगी? ये बोलकर निर्मला भगवान के आगे बहुत रोती है। तभी देवी माँ निर्मला के सामने प्रकट होती हैं और उससे बोलती हैं, निर्मला,
तुम निराश मत हो। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मृत गाय को जादुई सोने की गाय बना रही हूँ। इससे निकलने वाले गोबर से तुम उपली बनाना। यदि तुम बिना किसी लालच के उस उपले को दीवार पर लगाकर उनकी पूजा करोगी, जिस तरह मेरी करती हो, तो तुम्हें इसका खूब लाभ मिलेगा। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और निर्मला अपनी बहू से बोलती है, बहू बहू अभी साक्षात देवी माँ आई थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। वो मेरी भक्ति से अधिक प्रसन्न हुई है। उन्होंने हमारी गाय को जिंदा कर दिया है, साथ ही इसे एक जादुई सोने की गाय बना दी है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इतना बोलकर नेहा निर्मला के साथ अपनी मरी हुई गाय को देखने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी गाय जीवित हो चुकी है और उसका रंग सुनहरा हो चुका है। साथ ही वो पहले की तरह अपना चारा खा रही होती है। ये देखकर निर्मला और नेहा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी वो गाय गोबर करती है और निर्मला पहले की तरह उस गाय के गोबर को उठाकर उसके उपले बनाती है और 3 उपले बनाकर उसे दीवार पर सूखने के लिए चिपका देती है। रात में सोने से पहले उसकी पूजा करती है। अगले दिन जब निर्मला की आंख खुलती है तो वो अपनी बहू नेहा के साथ उपले को लेने के लिए जाती है, जहां नेहा देखती है कि तीनों ही उपले सोने के हो चुके हैं और उन तीनों उपलों में से हीरे, सोने और चांदी निकल रहे हैं। ये दृश्य देखकर नेहा के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है और नेहा हैरान होकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये वही चमत्कार है जिसके बारे में देवी माँ मुझे बता रही थी। ये नजारा देखकर तो मैं खुद भी अचंभित हो गई। भला ये तीनों उपले सोने, चांदी और हीरे कैसे निकाल सकते हैं? माँ जी, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। अब शायद हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। हम इन सोने, चांदी, हीरो को बेचकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अपनी जादुई सोने की गाय का बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। जिसके बाद नेहा और उसकी सास कुछ सोने, चांदी और हीरे को बेचकर सबसे पहले अपनी गाय के लिए एक तबेला बनाते हैं, जिसमें उसे रखते हैं। साथ ही वो दोनों अपनी गाय के लिए ताजा और अच्छा अच्छा चारा लाकर रखती हैं, ताकि उसकी जादुई सोने की गाय को कोई भी दिक्कत न हो। इस तरह से नेहा और निर्मला की जिंदगी अब आरामदायक कटने लगती है। परंतु निर्मला की एक पड़ोसन, जो कि निर्मला से अत्यधिक जलती है, उसको ये चीज समझ नहीं आती कि आखिर निर्मला की गरीबी कैसे खत्म हो गई और ऐसा क्या हुआ कि अब निर्मला और उसकी बहू सभी गांव वालों की मदद भी करते हैं। यही जानने के लिए एक दिन उसकी पड़ोसन निशा आधी रात को चुपके से निर्मला के तबेले में जाती है, जहां निर्मला ने अपनी गाय को रखा होता है। जब निशा उस सुनहरी जादुई गाय को देखती है तो खुद से बोलती है, ओह, तो ये है तिजोरी की चाबी, सोने की गाय। शायद इसकी मदद से निर्मला और उसकी बहू धीरे धीरे इतनी अमीर हो गई। अब मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं भी इन सास बहू की तरह अमीर हो सकूं। इतना सोचकर निशा वहां से चली जाती है और अपने घर जाकर निर्मला की जादुई सोने की गाय को चोरी करने की सोचती है और अगली रात फिर से चुपके से उसके तबेले में जाती है और उसकी गाय को खूंटे से खोलकर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। तभी जादुई सोने की गाय बहुत बड़ी हो जाती है और अपने सिंग से निशा को मारते हुए उससे बोलती है, मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया, ये सोचकर कि सब कुछ तुमने अपने मन में पल रही हीन भावना की वजह से किया है, पर तुम बहुत बुरी औरत हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दिया? तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? ज्यादा मत बनो। तुमने ही चुपके से आकर मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था ताकि मैं मर जाऊं और सबको ये लगे कि ठंड की वजह से मैं मर गई। तुम निर्मला और उसकी बहू से जलती हो क्योंकि वो गरीब होने के बाद भी उपली बेचकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को
काफी अच्छे से चला रही थी। इतना बोलकर जादुई सोने की गाय अपने मुंह से आग निकालती है और उसके चारों तरफ आग लगा देती है। अब निशा अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और निशा अपनी जान बचाने के लिए सबके सामने अपना सच कबूल करती है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारी गाय को मारने की कोशिश की थी और जब मैंने देखा कि तुम धीरे धीरे अमीर हो गई तो मैंने पता लगाना चाहा कि तुम्हारे अमीर होने का क्या राज है। जब मुझे तुम्हारी जादुई सोने की गाय के बारे में पता चला तो मैं इसको चुराने आ गई। पर निर्मला, मैं सच बोलती हूँ, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपनी जादुई गाय से बोलो कि वो मेरी जान को बख्श दे। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद निर्मला जादुई सोने की गाय से बोलती है, माता, इसे माफ कर दीजिए। वैसे भी हर इंसान को अपनी भूल सुधारने का एक मौका जरूर देना चाहिए। मुझे लगता है कि निशा अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। और निशा, मुझे मेरी भक्ति का आशीर्वाद मिला था जो देवी माँ ने मुझे दिया था। यह तो सिर्फ एक जादुई सोने की गाय है जिसने मुझे एक बार गोबर दिया और उस गोबर का मैंने 3 उपला बनाया, जिसमें से एक में सोना, दूसरे में चांदी और तीसरे में हीरा निकलता है। माँ जी सच बोल रही हैं, पर मुझे लगता है कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम इन उपले में से निकल रही सोने चांदी की मदद से सभी गांव वालों का भला करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव में कोई भी गरीबी से न मरे और न ही उसके पशु मरे। जिसके बाद निर्मला और नेहा सभी गांव वालों को वो 3 उपले दिखाती हैं, जिसमें एक में से सोना, दूसरे में से चांदी और तीसरे में से हीरा निकल रहा होता है। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद निर्मला और नेहा उन सोने चांदी और हीरों को गांव वालों की सेवा और मदद में लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब भी किसी गांव वाले को पैसे या सोने चांदी से जुड़ी मदद चाहिए होती थी तो वो सब निर्मला के पास आते थे और निर्मला उनमें से कुछ सोना चांदी हीरा गांव वालों को देकर उनकी मदद किया करती थी। इसी तरह से निर्मला अपनी बहू नेहा और जादुई सोने की गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही पूरा गांव भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। जादुई हीरो का बाइक पेड़। सीलमपुर गांव में आकाश नाम का एक लड़का अपने पिता भोला के साथ रहता था। उसको बाइक रेसिंग का बहुत शौक था, लेकिन वह काफी गरीब था और वह अपने पिता से बोलता है, पिताजी देखना, एक दिन मैं भी बाइक रेसिंग करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। बेटा आकाश, ये सब अमीर लोगों के ही चोचले हैं। हम गरीबों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते, और तुम इन बड़े आदमियों की तरह बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने की सोच रहे हो। पिताजी, जिस दिन मैं ये बाइक रेस जीत जाऊंगा उस दिन आप भी ये बोलोगे कि आकाश मेरा बेटा है। भोला आकाश को समझाता रहा, लेकिन आकाश नहीं समझता और गुस्से से बाहर की ओर निकल जाता है। वह एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठा होता है कि तभी उसके पास कुछ लड़कों का बाइक पर झुंड आता है और उस झुंड में से एक लड़का आकाश से बोलता है, अरे ओ आकाश भैया, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने बाइक रेसिंग के लिए बाइक खरीदने के लिए मना कर दिया या तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए? अरे इसके पापा देंगे भी तो कैसे, ये तो हैं ही इतने गरीब। और थोड़ी देर बाद वह सभी लड़के उसका मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा आकाश खुद का मजाक बनता हुआ देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है कि तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। वहाँ एक सांप चिड़िया को खाने की कोशिश कर रहा था। बेचारी चिड़िया वहाँ मदद मांग रही थी। ये सब देख आकाश चिड़िया की मदद करने लगता है और उस सांप को वहाँ से उठाकर फेंक देता है और उस चिड़िया की मदद करता है। जैसे ही वह चिड़िया की मदद करता है कि तभी उस चिड़िया में से एक चमचमाती हुई तेज रोशनी निकलती है और वह एक सुंदर सी परी बन जाती है। उसे देख आकाश हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम तो एक चिड़िया थी और अचानक से तुम परी कैसे बन सकती हो? मैं एक जादुई परी हूँ जो कि एक मामूली चिड़िया का रूप धारण कर इस पेड़ की रक्षा करती हूँ। पेड़ की रक्षा? आखिर क्यों? ये तो एक मामूली पेड़ है। ऐसा तुम्हें लगता है, परंतु यह कोई मामूली पेड़ नहीं
बल्कि एक हीरे का पेड़ है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ आकाश, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये राज मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो और तुमने मेरी जान बचाई है। और मुझे ये भी पता है कि तुम परेशानी में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना सुनकर आकाश उसको सारी बात बता देता है और परी उसको बोलती है, आकाश तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो तुम इस जादुई पेड़ से मांग लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आकाश उस पेड़ से बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे एक बाइक चाहिए जिससे मैं बाइक रेस में हिस्सा ले सकूं। इतना कहते ही वह पेड़ बहुत ही चमकने लगता है और उस पेड़ में से हीरे की बाइक निकलकर उसके सामने आ जाती है। ये देख आकाश हैरान हो जाता है और उस पेड़ से बोलता है, ये तो हीरो की बाइक है, भला इसको मैं रेस में कैसे ले जाऊंगा? आकाश, तुम इस बाइक को बाजार में बेच देना और इसमें जो भी पैसे मिलेंगे उससे बाइक खरीद लेना। पेड़ के इतना कहते ही एक बार फिर से पेड़ के चारों तरफ रोशनी होती है और वह एक मामूली पेड़ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश उस बाइक को ले जाकर बेच देता है और एक मामूली बाइक खरीद लेता है। और जब वह बाइक लेकर अपने घर में जाता है तब उसके पिता उसकी बाइक देखकर उससे बोलते हैं, बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू इतनी महंगी बाइक लेकर कहाँ से आया है? तूने चोरी करी है ना कहीं? अरे नहीं, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है पिताजी। आकाश अपने पिता को सारी बात बताता है और उसके पिता भी अब उसके साथ उस जादुई हीरो के पेड़ के पास जाते हैं और उस जादुई पेड़ से बोलते हैं, हे जादुई पेड़, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हम लोगों को अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। भोला के इतना कहते ही वह जादुई हीरो का पेड़ फिर एक बार तेज रोशनी से चमकता है और उसको हीरो की बाइक दे देता है। भोला उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ हीरो की बाइक ही थी। भोला को हैरानी में देख पेड़ उससे बोलता है, भोला बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपको यदि जब भी कोई दिक्कत हो तब आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहकर वह पेड़ एक बार फिर चमकता है और एक मामूली सा पेड़ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी बाइक लेकर बाइक रेसिंग में हिस्सा लेता है और वह बाइक रेस में अव्वल आता है। ये देख उनमें से एक लड़के के दिमाग में ये बात आ जाती है और सोचता है, आखिर इसके पास बाइक आई कहाँ से और ये इतना अमीर कैसे हुआ? कोई तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब वो लड़का आकाश का पीछा करने लगा और जैसे ही आकाश उस जादुई पेड़ के पास आता है और जादुई पेड़ से हीरे की बाइक मांगता है कि तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और उससे बोलता है, अच्छा बेटा, तो तेरे अमीर होने का और बाइक रेस जीतने का ये राज है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही वह हीरो का पेड़ अपने जादू से उस लड़के को हीरे की मूर्ति बना देता है। वहीं उस लड़के को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे रोता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे हीरे का नहीं बनना है, मुझे मामूली इंसान बना दो। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को दुख या तकलीफ हो। मुझे हीरे का नहीं बन के रहना, कृपया मुझे एक मामूली इंसान बना दो। उस लड़के को गिड़गिड़ाता हुआ देख आकाश को उस पर तरस आ जाता है और जादुई पेड़ से बोलता है, हे जादुई पेड़, इसको अपने किए पर पछतावा हो गया है। इसको हीरे की मूर्ति से एक मामूली इंसान बना दो। उसकी ये बात सुनकर जादुई पेड़ उसको एक मामूली इंसान बना देता है और उससे बोलता है, आकाश और तुम दोनों को मेरा ये राज छुपा कर रखना होगा और गरीब लोगों की मदद करनी होगी। इतना कहकर वो दोनों हाँ कर देते हैं और अब वो लड़का आकाश के साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगा। साथ ही उस पेड़ का राज छुपा कर रखा और सब खुशी खुशी रहने लगे। 3 जादुई सोने के नल। सुधा और उसका भाई राहुल दोनों की उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भैया, माँ और पापा हमें छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? अरे रोती क्यों हो? मैं हूं ना। लेकिन भैया, अब खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले तो पापा कमा कर लाते थे ना।
मैं देखता हूँ कल कहीं काम ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह राहुल उठकर काम देखने जाता है। काम देखने में शाम हो जाती है और वो घर लौटकर आता है। कहीं काम ही नहीं मिला। बच्चा समझ के कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन फिर राहुल काम देखने के लिए जाता है। आज भी इतना समय हो गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तभी उसे कबाड़ी की दुकान नजर आती है, जहाँ पर एक आदमी प्लास्टिक, लोहा और गत्ता बेच रहा था। लगता है मुझे भी यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और राहुल सड़कों और गलियों से लोहा प्लास्टिक उठाने लग जाता है और शाम को सब बेचकर घर आता है। ये लो सुधा, ये कुछ दाल चावल लाया हूँ, इसे पका लो। ठीक है भैया, आकर पकाती हूँ, पहले नल से पानी ले आऊं। सुधा नल से पानी लेने जाती है, तभी कुछ औरतें उसे देखकर बातें करती हैं। अरे देखो, आज इसका भाई गली में कूड़ा उठाता फिर रहा था और ये यहाँ पानी भरने आई है। पूरे दिन इसका भाई गंदगी में हाथ डालता है। ऐसे लोगों को हमें अपने नल पर पानी नहीं भरने देना चाहिए, हमारे बर्तनों में भी गंदगी आ जाएगी। ए लड़की, भाग यहाँ से, तू यहाँ पानी नहीं भरेगी। लेकिन काकी, इस गांव में तो यही एक नल लगा हुआ है ना। अगर यहाँ से पानी नहीं लेंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? हमें क्या पता है कि पानी कहाँ से पियोगी, लेकिन यहाँ से तो तू पानी नहीं भरेगी। सुधा रोते हुए घर वापस आ जाती है। क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पानी लेने गई थी ना। सुधा राहुल को सारी बात बता देती है। क्या करता सुधा, कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये काम किया। कोई बात नहीं भैया, मैं पास के कुएं से पानी भर के लाया करूंगी। फिर सुधा कुएं से पानी लेने जाती है। अरे, इस कुएं में तो बहुत मिट्टी वाला पानी है। थोड़ी देर पानी निकालती हूँ, क्या पता पानी साफ आ जाए। सुधा पानी निकालने लगती है। उसे पानी निकालते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन पानी वैसा ही गंदा निकलता है। अब मैं क्या करूं? कहां से पानी लाऊं? और रोती हुई सुधा वही पानी लेकर घर आ जाती है। इतनी देर कहां लगा दी? भैया, उस कुएं का पानी बहुत ही गंदा था। सोचा थोड़ा पानी निकालूंगी तो पानी साफ निकलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारी बाल्टी निकाली, लेकिन पानी गंदा का गंदा ही निकला। हाँ, तो इतने सालों से कुआं बंद था, जमा हुआ पानी गंदा ही होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। सुधा जैसे तैसे उस पानी को कई बार कपड़े में छान छान कर थोड़ा पानी पीने लायक करती है और फिर वो उसी कुएं से पानी लाने लगती है। एक दिन, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतनी दूर से पानी भी लाना है। जैसे तैसे सुधा पानी लेने कुएं पर जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उस कुएं से निकलकर एक परी आ जाती है। तुम रो क्यों रही हो? और तुम ही इस कुएं से पानी लेने क्यों आती हो? पहले तो सुधा डर जाती है, लेकिन परी के समझाने पर वो सारी बात परी को बता देती है। तुम रोना बंद करो और अपने घर जाओ, अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम कौन हो? मैं कुएं में रहने वाली परी हूँ। इसके अंदर हमारी अपनी दुनिया है। मैं कभी कभी यहाँ घूमने आती हूँ। पहले यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से पानी ले जाते हुए देख रही हूँ और रोते हुए भी। आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब तुम जाओ अपने घर। सुधा घर आकर लेट जाती है। तभी राहुल आता है। अरे सुधा, आज लेटी हुई क्यों हो? क्या बात है? सुधा उसे अपनी तबीयत के बारे में बताती है। अच्छा, फिर तो आज का खाना भी नहीं बनेगा। कुछ पैसे लाया हूँ, उन्हीं पैसे से बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ, लेकिन पहले हाथ मुंह धो लूं। राहुल जैसे ही बाथरूम में जाता है, वहाँ देखता है 3 नल लगे हुए हैं। अरे सुधा, जल्दी आओ जल्दी, देखो ये क्या है? यहाँ बाथरूम में नल लगा हुआ है। ये नल यहाँ किसने लगाया? जरा चलाकर देखो, इसमें पानी आता है। राहुल नल चलाता है। नल सोने का बन जाता है और उसमें से सोना निकलने लगता है। ये क्या? इसमें से तो ये क्या निकल रहा है? भैया, ये गंदा पीला पानी होगा, अब दोबारा नल चलाओ। राहुल दोबारा नल चलाता है। नल पैसे जैसा बन जाता है और उसमें से पैसे निकलने लग जाते हैं। फिर सुधा भी भागकर नल चलाती है। नल हीरे के जैसा बन जाता है और उसमें से हीरे निकलने लग जाते हैं।
लेकिन ये नल हमारे घर में कैसे आया? भैया, मैंने बताया था ना कि मुझे परी मिली थी, उसी ने ये नल लगाया होगा। अब हमारे दुख के दिन चले गए। हाँ भैया, आपने सही कहा। अब आप जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। राहुल जल्दी से बाजार से खाने को कुछ लेकर आता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चलो सुधा, जल्दी उठो, आज हमें बहुत सारा काम करने जाना है। दोनों बाजार जाते हैं और घर का सारा सामान लेकर आते हैं और अपने घर में एक पानी का नल भी लगवा लेते हैं। ये सब देखकर गांव की एक औरत कमलेश बोलती है, अरे देखो, ये पड़ोस के राहुल और सुधा ने अपने घर में नल लगवा लिया है और सुबह से बाजार के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए इनके पास। और क्या पता माँ बाप कुछ पैसे छोड़ गए हो भाई, उसी से ये सब लेकर आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा बोलती है, भैया, हम पूरे दिन घर ही रहते हैं, ऐसे में सबको शक हो जाएगा। क्यों ना हम इस जादुई नल से कुछ पैसे लेकर कोई काम खोल लें, जिससे किसी को शक भी ना हो। और राहुल नल के पास जाकर नल चलाता है। नल सोने का बन जाता है और सोना देने लग जाता है। ऐसे ही फिर दूसरी बार नल चलाता है तो वो पैसे का नल बन जाता है और पैसा देने लग जाता है। तीसरी बार नल चलाते ही वो हीरे का बन जाता है और हीरे देने लग जाता है। भैया, अब सुबह ये सब ले जाकर काम खोल लेना। और अगले दिन राहुल उन पैसों से राशन की दुकान खोल लेता है। ये दोनों भाई बहन दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। आखिर कबाड़ा उठाकर कौन इतना अमीर बनता है? जरूर इन्होंने कहीं चोरी करी होगी। ऐसे क्यों बोलती हो काकी? हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, तेरे बाप तो खजाना छोड़कर गए थे ना, जब तुम दोनों मिलकर उड़ा रहे हो। भैया, तुम चलो यहाँ से, काकी तो ऐसे ही बोलती रहती है। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन रात को बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है और कमलेश के घर की दीवार गिर जाती है। हे भगवान, मेरे पति को बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, वो दब गए हैं। आस पड़ोस के लोग राकेश को मलबे से निकालते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। इनके इलाज में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया है। अब तो घर में भी कुछ खाने को नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा करती हूँ, राहुल की दुकान पर जाती हूँ। कमलेश राहुल की दुकान पर जाती है और राहुल को सारी बात बताती है। काकी, तुम पहले क्यों नहीं आई? जितना राशन चाहिए ले जाओ, पैसे की चिंता मत करना। बेटा, तुम मेरा घर अपने पास गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं तुम्हारे काका का इलाज करवा सकूं। तुम घर जाओ काकी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। राहुल अपने जादुई नल को चलाता है और वो नल सोने का बनकर उसे सोना देने लगता है। दूसरी बार वो नल चलाता है तो वो नल उसको पैसा देने लग जाता है और तीसरी बार नल चलाने पर वो हीरा बनकर उसे हीरा देने लगता है और वो सब कुछ ले जाकर काकी के पास जाता है। काकी, ये लो और काका का अच्छे से इलाज करवाओ। मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी है, लेकिन तुमने हमारी फिर भी मदद करी। कोई बात नहीं काकी, इंसान ही इंसान के काम आता है। जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी। ये कहानी है लखनपुर की, जहाँ एक साधु अपने एक चेले के साथ एक गुफा में रहते थे। साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था, जिसके पश्चात वो किसी भी चीज को जादुई बना सकता था। एक दिन साधु अपने चेले से कहता है, रामू, मेरे कई सालों की तपस्या के पश्चात मुझे वरदान मिला है कि मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। क्या सच में गुरुजी, आप किसी भी चीज को जादुई बना सकते हैं? हाँ रामू, मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। गुरुजी, आप मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं रामू, तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, तो मैं तुम्हें अवश्य ही विद्या सिखाऊंगा कि किसी भी वस्तु को कैसे जादुई बनाया जा सकता है। फिर साधु अपने चेले को विद्या सिखाता है और कुछ दिन बाद चेला अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, क्या मैं अब किसी भी वस्तु पर अपना जादू कर सकता हूँ? रामू,
मुझे लगता है अभी तुम्हें थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात ही तुम ये विद्या किसी भी वस्तु पर कर पाओगे। इतना कहकर साधु कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद चेला अपने आप से कहता है, मुझे ये विद्या तो अच्छे से आ गई है, फिर पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे विद्या करने से मना कर रहे हैं। चलो मैं एक बार किसी चीज पर अपना जादू ट्राई करता हूँ। फिर चेला गुफा के बाहर जाता है और इधर उधर बहुत तलाश करता है, पर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसे वो जादुई बनवा सके। तभी उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। चेला मुर्गी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। गुरुजी ने मुझे मना किया था, पर एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी की तरह अच्छे से विद्या कर सकता हूँ या नहीं। फिर चेला कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने कलश में से कुछ जल की छींटें उस मुर्गी पर डालता है। तभी मुर्गी अपना रंग बदल लेती है और सोने की मुर्गी में बदल जाती है, जिसे देखकर चेला बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैंने तो ये जादुई कला सीख ली। गुरुजी फालतू में ही मुझे और अभ्यास के लिए बोल रहे थे। जादुई सोने की मुर्गी फिर पूरी गुफा में घूमने लगती है और पूजा की चीजें घेरने लगती है। तभी चेला अपनी जादुई सोने की मुर्गी को बोलता है, मेरी सोने की जादुई मुर्गी, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो। चेले की बात सुनकर जादुई सोने की मुर्गी इधर उधर उड़ने लगती है और उसके यहाँ रखा खाने का सामान भी खाने लगती है, जिसे देखकर चेला बहुत गुस्सा हो जाता है। ये जादुई सोने की मुर्गी पागल हो गई है क्या? क्या कहा था, क्या करने लगी? तभी एक आदमी आता है। कोई है क्या यहाँ? गुरुजी कहाँ हैं आप? कौन है भाई? क्यों बुझ रहे हो गुरुजी को? क्या काम है बताओ? वो मेरी मुर्गी घर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कहीं निकल गई घूमते घूमते। मुझे गुरुजी से पूछना था, वो ही है जो मेरी मुर्गी के बारे में बता सकते हैं। चेला आदमी की बात सुनकर समझ जाता है कि जिस मुर्गी को उसने जादुई सोने की मुर्गी बनाया है वो इसी आदमी की थी। तभी वो कुछ सोचकर आदमी से कहता है, आपकी मुर्गी का मुझे पता है, तो बताओ ना कहाँ है वो? उसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा। उसे जंगली कुत्तों ने मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने इतने प्यार से अपनी मुर्गी को पाला था, अब मेरे बच्चे किसके अंडे खाएंगे? आप परेशान मत हो, ऐसा करो, मेरे सोने की जादुई मुर्गी ले जाओ। इसे मैंने अपने जादू से बनाया है और ये बात गुरुजी से मत बताना। ठीक है, भगवान आपका भला करे। आप बहुत ही अच्छे हैं जो मेरी मदद के लिए सोने की जादुई मुर्गी मुझे दे रहे हैं। चेला अपने मन में कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें सोने की जादुई मुर्गी नहीं बल्कि मूर्ख मुर्गी दी है। ये हर काम उल्टा करती है। अगर गुरुजी ये सब देखते तो मुझे डांटते। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। चेला ये सोचकर खुश होता है। फिर आदमी सोने की मुर्गी लेकर अपने घर आ जाता है। पापा पापा, ये कैसी मुर्गी लाए हो? बिल्कुल सोने की मुर्गी जैसी ही लग रही है। ये सोने की जादुई मुर्गी है और बस मेरी ही बात मानती है। फिर तो ये जादू से कुछ भी कर देगी। हाँ, कर तो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक इसको कोई जादू करते नहीं देखा। पापा, फिर इसको बोलो ना कुछ जादू करने को। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे बच्चों के लिए खिलौना दे दो। इतना सुनकर सोने की जादुई मुर्गी बच्चों के सारे खिलौने तोड़ने लग जाती है। आदमी सोचता है कि शायद सोने की जादुई मुर्गी खिलौने नहीं दे सकती, तो वो दोबारा बोलता है, सोने की जादुई मुर्गी, मुझे सोने के बर्तन दो। सोने की जादुई मुर्गी इस बार उसके मिट्टी के बर्तन तोड़ने लग जाती है। ये सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी है क्या? जो बोलो उसका उल्टा ही करती है। मुझे लगता है उसको कोई जादू आता ही नहीं। पापा, इसको जो बोलो ये उसका उल्टा करती है। अगर इसको उल्टा ही बोलो तो क्या पता ये सीधा करे। बात तो सही है,
ये भी करके देख सकते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ दो। तभी सोने की जादुई मुर्गी सोने के बर्तन प्रकट कर देती है। ये देख आदमी बहुत खुश होता है। फिर वो जो भी चाहता था उसका उल्टा सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को बोलता है। मुर्गी सीधा कर देती। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे घर को मिट्टी का घर बना दो। इसमें सोने का कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी उसके घर को सोने का बना देती है और उसके घर में मिट्टी की कोई भी चीज नहीं बचती। आदमी रोज ऐसे ही चालाकी से सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से अपना काम निकलवा लेता। जादुई सोने की मुर्गी, मेरे घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी एक चमचमाती गाड़ी वहां प्रकट करती है। चेले के दोबारा मिली उस जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी से उस आदमी का जीवन बदल गया और मुर्गी के मूर्ख होने पर भी वो बहुत मालदार हो गया। उसको ऐसे अमीर बनता देख लोगों को उसके अमीर होने का राज जानने की इच्छा जाग रही थी। पता नहीं भाइयों, ये हरीलाल इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? चलो पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर रात में जब आदमी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से बात करता है तो सोने की मुर्गी और आदमी को देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब उसकी सोने की जादुई मुर्गी कर रही है। अरे, उसके पास एक जादुई सोने की मुर्गी है, वो उसे जो मांगता है उसे मिल जाता है। फिर तो हमें उस सोने की मुर्गी को उसके घर से चुरा लेना चाहिए, फिर अपने घर में लाकर उससे जो चाहे मांग सकते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन वो उसे अपने से अलग कब करता है जो हम उसे चुरा सके? कभी तो करता ही होगा, और अगर अलग नहीं होता होगा तो हम उसे किसी ना किसी बहाने से बाहर बुला लेंगे और तुम चुपके से उसकी सोने की जादुई मुर्गी को चुरा लेना। गांव वाले ये सब योजना बनाकर उसके घर जाते हैं। अरे भाई, तू बड़ा आदमी क्या बन गया? तूने तो हमसे बातें करना ही बंद कर दिया। ऐसा भी क्या पैसों की गर्मी? गांव वालों की आवाज सुनकर आदमी घर से बाहर जाता है और गांव वाले से कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आज भी अपने गांव और अपने लोगों से जुड़ा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हमारे साथ चौपाल पर। आज नहीं यार, मैं फिर कभी आऊंगा, मुझे बहुत काम है। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई तू बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अच्छा, जब तुम लोग नहीं मानते तो चलो मैं आकर अपना काम निपटा लूंगा। आदमी के घर से बाहर जाते ही दो गांव वाले उसके घर में घुसते हैं और सोने की जादुई मुर्गी चुराकर अपने घर ले जाते हैं। फिर आदमी वापस आकर घर में सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी तलाशता है, लेकिन उसे कहीं मुर्गी नहीं दिखती। वो बहुत दुखी होता है और उधर वो चोर बहुत खुश होते हैं। आखिर हम चुरा लाए उसकी सोने की जादुई मुर्गी, अब जल्दी से इसका जादू देखते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, हमको पैसे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी अपनी आदत के हिसाब से उनकी जेब के सारे पैसे निकाल निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। अरे, ये तो मूर्ख मुर्गी है, इसने तो हमारा नुकसान कर दिया। नहीं भाई, तुमने सही से बोला नहीं होगा। चलो मैं एक बार बोलकर देखता हूँ। सोने की जादुई मुर्गी, मुझे कपड़े दे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी गांव वालों से कपड़े फाड़ने लगती है। गांव वाले इधर उधर भागते हैं। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी भी उनके पीछे भागती है। तभी आदमी वहां आ जाता है। फिर आदमी को देखकर गांव वाले छुप जाते हैं। अरे, मेरी सोने की मुर्गी यहाँ कैसे आ गई? चलो मैं इसे साथ ले जाता हूँ। आदमी अपनी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को अपने साथ ले जाता है और गांव वाले आपस में बोलते हैं, अरे भाई, ये कोई सोने की जादुई मुर्गी नहीं है, ये तो मूर्ख मुर्गी थी। चलो, हमारी जान बच गई। हाँ भाई, सही बोले, सच में ये सोने की मूर्ख मुर्गी थी। अब इसे कभी नहीं चुराएंगे, कभी ये हमें ही नुकसान पहुंचा दे। आदमी अपने सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी के साथ खुशी खुशी रहता है।